नमस्कार, डीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रपति को पुअर लेडी कहने पर क्यों मचा है आखिर इतना विवाद। बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण में जीडीपी को लेकर सरकार के दावे की। बात करेंगे सैफ पर हमला करने वाला शरीफिल है या फिर है कोई और देखेंगे कैसे अपने ही सवालों से घिरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। आखिर में बात करेंगे उस वायरस की जिसने फैलाई है दहशत। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाया। 24 जनवरी को एक्ट्रेस ममता को बनाया गया था महामंडलेश्वर। 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का आज है पहला दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के ज्वाइंट सेशन में दिया 59 मिनट का संबोधन। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को किया जाएगा बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। 24 साल के करियर में मचाई थी धूम। दिल्ली चुनाव से पहले मुंडका से निर्दलीय प्रत्याशी और गैंगस्टर के मामा रामवीर शौकीन के दफ्तर में अचानक जा घुसी कार, पैर में हुआ फ्रैक्चर। छात्रों के प्रदर्शन के बीच टली पटना हाई कोर्ट की सुनवाई। अब 4 फरवरी तक करना होगा छात्रों को इंतजार। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पहली बार गांधी परिवार करेगा प्रचार। प्रियंका करेंगी चुनावी जनसभा का ऐलान। सांसद चंद्रशेखर ने मांगा महाकुंभ भगदड़ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा। प्रयागराज में फेल हुए सुरक्षा के दावे। महाकुंभ के तीसरे पवित्र स्नान से पहले रेलवे का झटका, कैंसिल की महाकुंभ के लिए चलने वाली कई स्पेशल ट्रेनें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम। भारतीय सेना के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी हुए ढेर। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। 7 गिरफ्तार अमेरिकी नागरिकों से करते थे साइबर फ्रॉड। ये तो थी कुछ हेडलाइंस। अब चलिए रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कहा कि वो पुअर लेडी हैं और अभिभाषण के बाद थक गई थी। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण को बोरिंग बताया। अब इसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने कहा कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी के बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बताया। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि हम बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए पुअर शब्द के इस्तेमाल की निंदा करते हैं। कांग्रेस जानबूझकर ऐसा करती है जो उसकी गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी सोच को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति और भारत के आदिवासी समुदायों से बिना शर्त माफी मांगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का बयान सर्वोच्च पद पर बैठी एक आदिवासी महिला का अपमान है। राष्ट्रपति का अभिभाषण बीते साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए कार्यों का लेखा जोखा था। बता दें, पिछले बजट और सरकार की कार्य योजनाओं से समाज के हर वर्ग को लाभ मिला है। ये एक ऐसा लेखा जोखा था जो बहुत ही शानदार था। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने अभिभाषण को लेकर जो बयान दिया वह सही नहीं है। राष्ट्रपति ने बुलंदी के साथ अपनी बात रखी है। सोनिया गांधी को अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि वह बार बार लॉन्च नहीं हो पाते हैं।
कल यानी 1 फरवरी को देश का आगामी बजट पेश होने वाला है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकार के काम करने का बजट पेश करेंगी। इस बजट में कई खास ऐलान हो सकते हैं। टैक्स पेयर्स से लेकर किसान, महिलाएं और युवाओं के लिए बजट में गिफ्ट मिल सकते हैं। वहीं बजट पेश से ठीक एक दिन पहले आज यानी 31 जनवरी को देश को इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 पेश किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया। इस सर्वेक्षण में साल 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है। बता दें कि जीएसटी कलेक्शन में 11% की वृद्धि का अनुमान है, जो 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। जीएसटी कलेक्शन में 11% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा बता दें कि इस सर्वे नीतिगत सुधारों और आर्थिक स्थिरता की दिशा में सरकार के प्रयासों को रेखांकित करता है। सरकार का अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 6.5% अनुमान के करीब है, लेकिन विश्व बैंक के 6.7% अनुमान से कम है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए 8% की ग्रोथ जरूरी है। पीएमआई लगातार 14वें महीने विस्तार क्षेत्र में रहा है। सर्विस सेक्टर में मजबूती जारी है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में कमी के संकेत मिल रहे हैं। कुल जीवीए ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में महामारी पूर्व की स्थिति को पार कर लिया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अलग प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2021 के मध्य से इसमें तेजी आई है और ये महामारी से लगभग के रुझानों से लगभग 15% ऊपर रहा है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किए गए शख्स को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। आरोप था कि पुलिस ने किसी और ही शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि सीसीटीवी में दिखाई दे रहा व्यक्ति गिरफ्तार किए गए आरोपी से थोड़ा अलग है। हालांकि अब साफ हो गया है कि गिरफ्तार किया गया शख्स वही है जिसने हमला किया था, जिसके सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहे हैं। पुलिस ने आज बताया कि चेहरे की पहचान करने वाली तकनीकी ने पुष्टि की है कि अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम वही व्यक्ति है जिसे सैफ के घर की सीढ़ियों पर लगे सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है। बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम को पुलिस ने 19 जनवरी को पड़ोसी शहर थाने में गिरफ्तार किया था। इससे पहले पिछले फिंगरप्रिंट को लेकर रिपोर्ट सामने आई थी, जिनमें दावा किया गया था कि सैफ अली खान के घर से लिए गए 19 फिंगरप्रिंट्स गिरफ्तार आरोपी शरीफुल इस्लाम से मेल नहीं खा रहे थे। मुंबई पुलिस ने सैफ के घर से सीआईडी को फिंगरप्रिंट के 19 सेट भेजे थे, जिनको लेकर सूत्रों के हवाले रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दोनों फिंगरप्रिंट्स आपस में मेल नहीं खा रहे थे। इसके बावजूद पुलिस ने अन्य फॉरेंसिक जांच की। आरोपी के जरिए पहने गए कपड़े, हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू, गमछा और एक बैग सभी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। कहा जा रहा है कि इस्लाम बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में घुसा था। सरहद पार करने के बाद उसने कथित तौर पर अपना नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद से बदलकर विजय दास रख लिया था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के दूसरे नोटिस का जवाब दे दिया है। दूसरे नोटिस में चुनाव आयोग ने केजरीवाल से 5 सवालों के जवाब मांगे थे, जिनका उन्होंने अपनी ओर से जवाब दाखिल कर दिया है। भाजपा की शिकायत और आप सुप्रीमो के 2 जवाबों के बाद अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को दिए जवाब का आधार दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ के उस स्पष्टीकरण को बनाया है, जो उनके बयान के घंटों बाद जारी किया गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने 27 जनवरी को दोपहर 2 बजे एक ट्वीट किया था, जिसमें वह पत्रकारों से बात करते हुए यमुना में जहर मिलाए जाने का आरोप लगा रहे थे। उनके बयान पर सनसनी मचने के बाद दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने 27 जनवरी की शाम को एक बयान जारी किया था। अब केजरीवाल ने सीईओ के इसी बयान को अपने जवाब का आधार बनाया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि केजरीवाल ने जिस वक्त जहर मिलाए जाने का दावा किया, उस वक्त उनके पास इसके लिए क्या आधार था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केजरीवाल के उस बयान से ठीक पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि यमुना में अमोनिया का स्तर इतना अधिक बढ़ गया है कि 30% दिल्ली को पानी आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। केजरीवाल ने चुनाव आयोग से कहा है कि उन्होंने यमुना में बढ़े अमोनिया के स्तर के संदर्भ में ही वह बयान दिया था।
अमोनिया बढ़ने की बात केजरीवाल ने पहले जवाब में भी कही थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने जहर को लेकर फिर 5 सवाल और पूछे थे। वहीं बताते चले कि महाराष्ट्र में गुइलेन बेरे सिंड्रोम, जिसे हम जीबीएस भी कहते हैं, इससे पीड़ित एक व्यक्ति की जान चली गई है। 36 वर्षीय यह व्यक्ति पुणे के सरकारी अस्पताल में भर्ती था। अधिकारियों के मुताबिक अभी तक महाराष्ट्र में जीबीएस से 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गौरतलब है कि जीबीएस नर्वस सिस्टम फेल होने की एक रेयर किस्म की बीमारी है। अधिकारियों ने बताया कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है वह एक कैब ड्राइवर था। उसे पिंपरी चिंचवड़ के यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल हॉस्पिटल में 21 जनवरी को भर्ती करवाया गया था। बता दें कि नगर निकाय द्वारा इस बारे में एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि अस्पताल की एक्सपर्ट कमेटी ने जांच की है। इसमें पाया गया कि निमोनिया के चलते पीड़ित के फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था। अब आपको बताते चले कि जीबीएस एक रेयर किस्म की बीमारी है जिसमें मसल्स अचानक से सुन्न हो जाती है। इसके अलावा मरीज को काफी ज्यादा कमजोरी भी महसूस होती है। महाराष्ट्र में ज्यादातर केसेस पुणे और आसपास के इलाकों से हैं। आशंका है कि ये इन्फेक्शन गंदे पानी के चलते फैल रहा है। गंदगी से भरे खाने और पानी में पाया जाने वाला कैंपिलोवेक्टर विषाणु इस बीमारी के फैलने की वजह बताया जा रहा है। पिछले 10 दिनों में पुणे जिले में जीबीएस के 127 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। इनमें 72 में जीबीएस की पुष्टि की गई है। इन मरीजों में 23 पुणे नगर निगम से, 73 पीएमसी क्षेत्र में नए जोड़े गए गांव से, 13 पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम से, 9 पुणे ग्रामीण से और 9 अन्य जिलों से हैं। इसके अलावा पुणे जिले के विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन 20 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। प्रयागराज महाकुंभ में जहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, तो वहीं इन श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारे चल रहे हैं। अब इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो है जो कि जमकर वायरल हो रहा है, जहां प्रयागराज के सोराव थाना क्षेत्र में एक इंस्पेक्टर ने भंडारे के खाने में राख डालता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे पूरा खाना खराब हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद डीसीपी ने मामले का संज्ञान लिया है और आरोपी इंस्पेक्टर को निलंबित कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर प्रशासन पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस 9 सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि रास्ते के किनारे बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाया जा रहा है। आसपास खाना बनाने वाले लोग खड़े हैं। तभी एक खाकी वर्दी में इंस्पेक्टर ब्रजेश तिवारी हाथ में करछी लेकर खाने में राख डाल देते हैं। ये खाना मेला क्षेत्र में आए लोगों को बांटने के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने इसमें राख डालकर पूरा खाना ही खराब कर दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो को लेकर पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए और इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और लिखा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग महाकुंभ में फंसे लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके सद प्रयासों के ऊपर राजनीतिक विशेष मिट्टी डाल दी जा रही है। जनता संज्ञान ले। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना प्रयागराज के सोराव इलाके के फाफा मऊ सोराव सीमा के मलाक चतुरी गांव की है। वही ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए डीवी न्यूज़ के साथ।